नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में पुलिस ने गांजा तस्कर को दबोचा। रामनगर में स्कूटी सवार पर गिरा पेड़, गंभीर रूप से घायल। नेपाल से आए व्यवसायियों ने हिंसा को गलत बताया, बोले हमें सिर्फ शांति चाहिए। ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी ने एशियन U14 और ITF सीनियर्स टूर्नामेंट का भव्य आयोजन। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की सख्त चेतावनी। नेपाल हिंसा के बाद बनबसा बॉर्डर बंद, सुरक्षा कड़ी। खटीमा में रोजगार मेले का आयोजन। रुद्रपुर में इंदिरा चौक DD चौक सड़क चौड़ीकरण का शुभारंभ। DM का औचक निरीक्षण, मरीजों की समस्याएं जानी। 14वें दिन NH खुला, रोडवेज बसें दौड़ी, यात्रियों को मिली बड़ी राहत। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर कॉर्बेट में दी गई श्रद्धांजलि। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। आपको बता दें, रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक जोगा सिंह ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम चोरपानी क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान ग्राम लूटावड़ निवासी हितेश को हिरासत में ले लिया गया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 7 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया, आरोपी हितेश पहले भी NDPS एक्ट में जेल जा चुका है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। लूटावड़ निवासी हितेश, जो कि पहले भी NDPS एक्ट में वांछित था, 29 NDPS में पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। तो पूछताछ के दौरान इसने कुछ गांजा बरामद कराया है, करीब 7 किलो, और इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। रामनगर में बुधवार को दोपहर बड़ा हादसा हो गया। बेतालघाट से रामनगर आ रहे एक स्कूटी सवार पर अचानक पेड़ गिर पड़ा। हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार घायल का नाम कैलाश जोशी है, जो बेतालघाट के रहने वाले हैं। कैलाश जोशी ने बताया कि वह स्कूटी से कोटाबाग की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जब वे रामनगर के आमडंडा क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी अचानक सड़क किनारे पेड़ उनकी स्कूटी पर जा गिरा। पेड़ की चपेट में आने से स्कूटी अनियंत्रित होकर वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए। घायल को रामनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री कैलाश सिंह जोशी। कहाँ रहते हैं? बीना कोट, बेतालघाट। स्कूटी से आ रहा था तो एकदम पेड़ अचानक आ पड़ा सामने। फिर मैं ब्रेक मारते मारते फिर मेरे ऊपर ही गिर गया पेड़। कहाँ पे की घटना है? ये आमडंडा के पास। बेतालघाट से रामनगर आ रहे थे? हाँ, बेतालघाट से मेरे को कोटाबाग जाना। जैसे कि एक दूसरा केस और हमारे पास आया था। ये बिरुन खान ऊपर के रहने वाले पेशेंट है पहाड़ के। ये अपनी स्कूटी से रानीखेत रोड की तरफ जा रहे थे, जहाँ आमडंडा एक जगह पड़ती है। वहां पर एक पेड़ इनकी गाड़ी स्कूटी के आगे आ गया था, जिसकी वजह से इनको चोट आई है। मरीज का नाम कैलाश है। अभी मरीज हमारा पूरी तरीके से स्टेबल है, कोई वैसी दिक्कत तो नहीं है। मरीज की ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट कर दिया गया। नेपाल में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लागू कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच लगातार झड़पों ने नेपाल को अराजक स्थिति में ला खड़ा कर दिया। हर साल सितंबर की शुरुआत में नेपाल के कई व्यापारी भारत आते हैं और रामनगर सहित उत्तराखंड के कई इलाकों में गर्म कंबल, कालीन, वस्त्र बेचकर आजीविका कमाते हैं। लेकिन इस बार नेपाल की हिंसा ने उनकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में भारत आए नेपाली व्यापारी खुलकर हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नेपाल से आए व्यापारियों ने कहा कि भारत आना उनके लिए केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि परिवार की आजीविका का साधन भी है। उनका कहना है, हिंसा पूरी तरह गलत है। व्यापारी बताते हैं कि भारत में उन्हें सुरक्षित माहौल मिलता है और वहां के ग्राहक हर साल उनका साथ देते हैं। इस बार भी हिंसा और कर्फ्यू के कारण उनका व्यापार प्रभावित हुआ है, लेकिन वे स्पष्ट संदेश देते हैं कि हिंसा से कभी समाधान नहीं निकल सकता है। उन्होंने सभी नेपाल वासियों से अपील की है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा शांतिपूर्ण तरीके से करें। वहीं भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन का आभार जताते हुए व्यापारियों ने कहा, वहां उन्हें व्यापार के लिए हमेशा सहयोग और सुरक्षा मिली है। इंटरनेट द्वारा ऑन किया। मेरा नाम शंकर रोका है। कहाँ आए हैं आप? मैं ऐसे फेरी लगाना आया, अब कम्बल अब सल बेच्न आया इधर। नेपाल में हिंसा अब कैसे भयो भने चाहिँ अब तपाईको नेपाल में जो अभी हिंसा हो रहा है, हिंसा ऐसा हो रहा है कि जो अब नेपाल का गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट ले अब मान गवर्नमेंट जीने जाने वाला जो आदमी है, वो आदमी ने देश में अति भ्रष्टाचार किया, अत्याचार किया और जनता को कुछ भी नहीं किया।
और तो गरीब को देखा नहीं उनले और आप धनी बन गया। हाँ, त्यो दिन से अब जनता सब उठा और वो आंदोलन कर लिया। इस आंदोलन न होनी चाहिए और आंदोलन तो नहीं होना चाहिए, एक आपस में आंदोलन होना ठीक जरूर नहीं है। हम भी देखो अब गरीब आदमी इधर इंडिया में आके बोझ भारी व्यक्ति के उगर रहा और त्या का गवर्नमेंट की सोच की नहीं है कि मेरा जनता है, मेरा जनता को सुरक्षा करना पड़ेगा, उन्हें नहीं बताया। ये वजह से नेपाल में द्वंद्व हुआ, द्वंद्व होने से हिंसा हो गया। यह हिंसा होने से अच्छा नहीं है हिंसा था। और लेकिन पुरखों पुरखा कुनै मकवान बड़े बड़े मकवान टूट गया। हाँ, पहले पुरखों का अब जो शिला था उस शिला भी टूट गया। ऐसा अच्छा न होने चाहिए। हाँ, हो रहे बातचीत हो रहे। अब बातचीत हम ऐसे द्वंद्व करना मत, हाँ द्वंद्व करना नहीं था। हम भी अब ऐसे आंदोलन होना गलत है। हाँ, बताइए फोन बातचीत हो रहा है। नाम जम्मर रोका है। नेपाल कालीकोट जिल्ला पलाता गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा वर्षमा हामी कालीकोटमा हामी यो सेप्टेम्बर अक्टोबरमा हामी यस्तै कालीन कम्बल यहाँ बेच्न आउँछौँ यहाँ रामनगरमै। फेरि फरवरी मार्चमा हामी यहाँबाट घर चल जान्छौँ। अब नेपाल में हिंसा कैसे हुआ है? अब हुआ त हामी नजिकमै भयौँ न। अब त्यो मोबाइलबाट युट्युबबाटै हामीले देख्यौँ। अब हिंसा त धेरै चर्किएको छ नेपालमा, त्यस्तै छ। एकै देशमा यस्तो हिंसा नहुनु पर्थ्यो। अब यो हिंसा कसरी भयो? यो हिंसा खास नै नहुनु पर्थ्यो। घायल त लोग धेरै भए। अब भएपछि हाम्रो देशमा यस्तो नहुनु पर्थ्यो भन्ने सोचाइ हो हाम्रो, त्यही हो। अब मिलिजुली काम गर्नु पर्थ्यो भनाइयो। अब यस्तो हिंसा नहुनु पर्थ्यो भनाइयो। मेरा नाम नीम बहादुर सार्की है। अच्छा, जी। कहाँ आ रखे? हम तो अभी नैनीताल जिले में आ रखा हूँ सर। अच्छा जी। जो नेपाल है वहाँ हिंसा हुई है, कैसे देखते हैं उसे और क्या कहना चाहते हैं? और क्या करना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा बड़ा मकान टूट गया, बड़ा बड़ा सरकार टूट गया, भवन टूट गया, ऐसा टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पीएमपी बदल गया और क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हिंसा और दाब दौड़ न होना चाहिए और हत्या हिंसा हो गया। आपके भी लोग कोई घायल हुए हैं उसमें, आपके जानने वाले या रिश्तेदार? सब नेपाल अभी तक कोई हुआ नहीं है। अब काठमांडू का आदमी सब ऐसे घायल हो गया है। हल्द्वानी के ग्राम धर्मपुर चूनाखंड स्थित ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी में इस माह टेनिस का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 13 से 19 सितंबर तक एशियन टेनिस फेडरेशन का अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स टूर्नामेंट आयोजित होगा। इसके बाद 4 से 10 अक्टूबर तक ITF सीनियर्स MT 200 टूर्नामेंट भी इसी एकेडमी में होगा। टूर्नामेंट सचिव DS रावत ने जानकारी दी है कि यह टूर्नामेंट स्वर्गीय VS रावत की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार 161 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिनमें विदेशी खिलाड़ी कजाकिस्तान और जापान से भी शामिल हैं। टूर्नामेंट संचालन के लिए मुंबई से 5 सदस्यीय एम्पायर टीम भी पहुंचेगी। वहीं ITF सीनियर्स टूर्नामेंट में 30 से 75 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेंगे। अब तक 90 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रविष्ट कराई है। DS रावत ने कहा कि ये दोनों टूर्नामेंट उत्तराखंड और पूरे उत्तरी भारत में खेल की समृद्धि और प्रतिष्ठा को नई पहचान देंगे। इस आयोजन के लिए भोजन की व्यवस्था फोर्ट फ्लेम कैटरिंग सेवा करेगी। आयोजन में उत्तराखंड टेनिस एसोसिएशन, जिला टेनिस एसोसिएशन नैनीताल समेत कई गणमान्य लोग शामिल रहेंगे। इस दौरान अवनीश रस्तोगी को टूर्नामेंट डायरेक्टर मनोनीत किया गया। हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। पत्रकार बंधु, आपके संज्ञान में यह लाना है कि ये जो प्रतियोगिता है ये अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स वाली है। इसमें ये एशियन टेनिस फेडरेशन ATF हांगकांग के तत्वाधान में एशियन कंट्रीज के जितने भी देश हैं उनके जो प्रतिभागी हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें कजाकिस्तान, आपने सिंगापुर, जापान और अन्य देशों के अलावा भारत के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। यह प्रतियोगिता 13 सितंबर से 19 सितंबर 2025 तक आयोजन की जा रही है। इसकी अंतिम तिथि विड्रॉल की 2 सितंबर ऑलरेडी निकल चुकी है और इसमें लगभग 160 प्रतिभागी ने अपना नामांकन कराया है। इसके लिए हमने अभी सारी व्यवस्था की जा चुकी है। इसमें हमारे जो रेफरी हैं, आइटा जो हमारी कहते हैं देश की सर्वोच्च संस्था है, उसके द्वारा श्री एंटन डिसूजा को रेफरी नियुक्त किया गया है। वो अपने 6 चेयर एम्पायर के साथ और डायरेक्टर
अवनीश रस्तोगी के साथ 12 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। उसी पे चेक इन होगा, साइन इन होगा। उसके तदुपरांत 13 तारीख से मॉर्निंग से इसके टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो प्रतियोगिता है, ये इसका जो फॉर्मेट है वो 32 प्लेयर्स का है। उसके बाद मेन ड्रॉ फिर 32 का होगा। और इसमें सबसे एक विशेषता ये है कि इसमें कोई भी प्लेयर एज ए लूजर नहीं होगा। हर प्लेयर टूर्नामेंट खेलता रहेगा, लास्ट तक खेलता रहेगा। उसकी रैंकिंग 1 से लेकर 32 तक निकाली जाएगी। वो बॉयज में भी होगी, वो गर्ल्स में भी होगी। इसके अतिरिक्त एक चीज आपकी संज्ञान में और लाना है कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि गत वर्ष अक्टूबर में हमने एक ITF जो इंटरनेशनल बॉडी हमारी है, उसके अंतर्गत हमने MT100 टूर्नामेंट कराया था। उसी के अपग्रेड करके ITF लंदन ने हमारा टूर्नामेंट को अपग्रेड करके हम उसको MT200 ITF करा रहे हैं, जो कि 30 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लिए है। वो 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक होगा। उसके लिए भी हमारे पास लगभग भी 98 एंट्री आ चुकी है। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को काशीपुर के अधूरे कार्य शीघ्र पूरे करने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत मानसून के बाद तुरंत कराने के आदेश दिए। विद्युत विभाग को लटकती तारें तुरंत ठीक करने और पेयजल निगम को लापरवाह ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक से अनुपस्थित जिला पूर्ति अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश भी जारी कर दिया गया। लोग मानते कि अगर कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए तो स्थायी देख लिया जाए। बाकी सर जैसा आपका 6-7 हजार है, 2-3 दिन लगता है। इतने लोग ना समझ है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर बरसात से भारी क्षति हुई है, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुछ NHI के प्रोजेक्ट, कुछ जल जीवन मिशन की योजनाएं, कुछ सीधे सीधे बिजली, पानी और सड़क से आदमी जुड़ा होता है और वो काम अधूरे पड़े हैं, काम नहीं हुए। परसों माननीय मुख्यमंत्री ने उसका भी संज्ञान लिया था और आज मैंने सभी NHI, PWD, विद्युत, जल निगम, जल संस्थान, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जितने विभाग हैं उनको यहाँ पर बुलाया और उनके कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मैंने ली है और हमने ये निर्देशित किया है संभवतः 15 तारीख के बाद मानसून समाप्त हो जाएगा, उसके तुरंत बाद सारी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। कई जगह शिकायतें मिली कि राशन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है और वो अधिकारी यहाँ पर टाइम से नहीं आया था, तो मैंने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए कहा है। एक सरकारी बैठक हो, जिले से सूचना जाए और एक अधिकारी वहाँ पर उपस्थित न हो जिसकी ड्यूटी है कि ताकि भविष्य में अधिकारी सचेत रहें। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर प्राधिकरण से आ रही है। जो कॉलोनियों में लोग कई वर्षों से रह रहे हैं उनको अवैध बताकर उनको परेशान किया जा रहा है और हमने ये कहा है कि भविष्य में जो प्राधिकरण की बैठकें हैं, क्योंकि बोर्ड बैठक में तो इंटाइटल नहीं होते, लेकिन एक बैठक विकास कार्यों को लेकर यहाँ के मेयर, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के विधायकों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सीधा जनता से जुड़े होते हैं और उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार एक पॉली हाउस की योजना जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसकी प्रगति की मैंने जानकारी ली है। अब मुझे बताया गया है कि यहाँ पर 34 किसानों ने पैसा जमा किया है, जबकि एक ही पॉली हाउस तैयार हुआ है। मैंने यहाँ से सेक्रेटरी से बात की है और हमने कहा है कि अगर वो ठेकेदार काम नहीं करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नेपाल में हुई हिंसा का असर भारत नेपाल सीमा पर दिख रहा है। बनबसा बॉर्डर को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। सीमा पर एसएसबी और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और उच्च अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। भारत से नेपाल जाने वाले नागरिकों को अनुमति है, वहीं नेपाल से भारतीय मूल के निवासियों को भारत आने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आम नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी है। नेपाल की स्थिति का असर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी पड़ा है और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। उधर का जगह का नाम पता नहीं क्या। हाँ, नेपाल से आ रहा हूँ। अच्छा। और बॉर्डर पर हाँ दिक्कत हुई, थोड़ा आईडी कार्ड को लेके, और लेकिन जब रिटर्न आ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे आर्मी वगैरह थे, जाने नहीं दे रहे थे। हम ऐसे आए शॉर्टकट लेके, वो खुद ही रास्ता बताए कि ऐसे जा सकते, तो हेल्प किए। तो हम बॉर्डर में आए, फिर वहाँ पे फिर हमको रोके और पूछे। इंडिया की तरफ से कुछ दिक्कत नहीं है, वो लोग बस अपना आईडी कार्ड चेक कर रहे अच्छे से और फिर जाने दे रहे। वाले मेरा नाम आकाश है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। घूमने के लिए मैं यहाँ हमारा फ्रेंड की तरफ घूमने गया था नेपाल में। स्थिति वहाँ का अभी फ़िलहाल तो मतलब कंट्रोल में है, तो चारों तरफ आर्मी जो है वो तैनात है, तो सबको ये आगाह कर रहे हैं कि अपने घर में ही रहिए, बाहर ना निकालिए। तो ये सब करके तो थोड़ा शांति है अभी। कल से तो शांति है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भयानक था कल का समय, तो थोड़ा डर गया था और ऐसा लगा कि मुझे उसी समय निकल जाना चाहिए, लेकिन वो माहौल ही ऐसा था कि मैं कल नहीं निकल पाया। लेकिन आज फिर सुबह ही मैं निकलने का निर्णय करा और आज सुबह ही मैं वहाँ से निकल गया नेपाल। राष्ट्र में उभरते हुए हालातों के दृष्टिगत, सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद चंपावत में सीमावर्ती सभी थाना तथा चौकियों को अलर्ट किया गया है तथा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो बॉर्डरिंग एजेंसीज है जैसे कि एसएसबी, उनके साथ समन्वय बनाते हुए बॉर्डर पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कानून व्यवस्था सामान्य है। खटीमा में जिला सेवा योजन कार्यालय उधम सिंह नगर के तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यह एक दिवसीय मेला कौशल विकास और सेवा योजन विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें टाटा मोटर्स पंतनगर के लिए युवाओं का चयन किया गया। मेले में 18 से 25 वर्ष वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के आधार पर प्रोडक्शन ट्रेनी पद हेतु अवसर प्रदान किए गए। चयनित युवाओं को पहले साल 11,951 रुपए और 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। खटीमा से करीब 100 युवाओं का चयन किया जाना प्रस्तावित है। शासन प्रशासन के निर्देश पर और हमारे निदेशालय से डायरेक्टर महोदय के निर्देश पर हम लगातार जो है रोजगार मेले का आयोजन कराते हैं और हमको निर्देश है कि हम जो है हर ब्लॉक स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन कराएं। उसी क्रम में आज खटीमा में हम लोग ये मेले का आयोजन कराया गया है। इसमें हमारे टाटा मोटर्स एक प्रतिष्ठित कंपनी है जो उसमें जो है ट्रेनिंग के पद के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें जो है 18 से 25 साल तक के ऐसे अभ्यर्थी जो इंटर पास हैं या ITI करे हुए हैं, उन लोग को हम लोग ने उनका चयन किया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग कम जॉब, मतलब ट्रेनिंग भी करेंगे और जॉब भी मिलेगी। तो ये ट्रेनिंग कम जॉब के पद पर नियुक्ति की जाएगी। 3 साल के लिए है। पहले साल इनको 11,951 रुपये तथा 2,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिया जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ये राशि बढ़ाई जाएगी और इस समय जो है इंटरव्यू किया जा रहा है। क्योंकि अभी मेला आयोजन किया जा रहा है। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है? देखिए अभी 200 अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं और अभी भी लगातार बच्चे आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे और निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों को इसका लाभ। कितने लोगों को चयनित करना है? हमारे पास वैकेंसी तो काफ़ी है
और ये 15 सितंबर तक इसका नियुक्ति प्रदान करते हुए इनको ज्वाइनिंग भी कराई जानी है। तो लगभग 100 बच्चों की उम्मीद हम है कि यहाँ से हम चयन करेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजेश दुर्गापाल है और मैं जिला सेवा योजना अधिकारी उधम सिंह नगर के पद पर कार्यरत हूँ। रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने इंदिरा चौक से डीडी चौक तक सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया। 8 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली इस सड़क का काम पूरा होने के बाद शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। शुभारंभ मौके पर विधायक के साथ जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय भी मौजूद रहे। वीर बजरंगी। रुद्रपुर एक उत्तराखंड की औद्योगिक राजधानी है और पिछले 20-25 साल में यहाँ की आबादी, यहाँ का ट्रैफिक बहुत अधिक बढ़ा। इस कारण से 20-25 सालों में धीरे धीरे यहाँ की जाम की समस्या यहाँ की सबसे बड़ी समस्या होती चली गई। लेकिन सड़कों का विस्तारीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ उस ढंग से नहीं बना, ना उसके लिए कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इससे पहले कोई विजन रखा। जब मैं विधायक बना, विधायक बनते ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन लिया था इस जाम को खत्म करने के लिए, और तभी हमने यहाँ की एक बाईपास का प्रस्ताव दिया था, जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सांसद अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से मेरे प्रस्ताव पर 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड बन रही है, जो अंतिम चरण में आ चुकी है। और अगले 4 से 6 महीने के अंदर जब रिंग रोड पूरी हो जाएगी तो ट्रैफिक का बाहर से प्रेशर यहाँ से शहर के अंदर से कम होगा, बाहर से निकलना शुरू होगा, जाम से राहत मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी रुद्रपुर के अंदर का ट्रैफिक बहुत है और कभी भी किसी भी नेतृत्व को अगले 20 से 25 साल की योजना बनानी चाहिए। अभी इतना जाम लगता है तो 20 साल बाद हमारी क्या स्थिति होगी। इसे देखते हुए 11 मई 2023 को यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने प्रस्ताव दिया था कि एक इंदिरा चौक से लेकर अटरिया तक ये चौड़ीकरण होना चाहिए, तभी यहाँ से जाम से निजात लग पाएगी। वहाँ घंटों घंटों का जाम लगता है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि 11 मई के प्रस्ताव पर सितंबर में जाके उसका शासनादेश हुआ, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ और 1.5 साल के अंदर अंदर लगभग 35 करोड़ रुपए उसके स्वीकृत होकर जिला विकास प्राधिकरण को निर्गत हो गए, जारी हो गए। और अब उसके प्रथम चरण का 8 करोड़ 12 लाख रुपए का लगभग जो प्रथम चरण इंदिरा चौक से लेकर डीडी चौक है, उसका शिलान्यास यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने 19 जुलाई को जब रुद्रपुर आए थे, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सांसद अजय भट्ट जी की उपस्थिति में किया था। आज उस कार्य का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। ये काम अगले कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा काम ये दिवाली से पहले पूरा हो जाए। इसका चौड़ीकरण एक रुद्रपुर की जनता को दिवाली के तोहफे के रूप में हम दे सकें, इस प्रयास को देखते हुए इस काम का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पूरे जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, प्रशासनिक अधिकारी सब आए। मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार करते हुए रुद्रपुर की जनता को बधाई। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आज सुबह अचानक लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड, ट्रॉमा सेंटर और फार्मेसी का जायजा लिया और मरीजों से उपचार संबंधी जानकारी भी ली। चिकित्सा अधीक्षक ने अस्पताल, स्वच्छक, वार्ड बॉय, पेयजल और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी सहित कई समस्याएं डीएम के सामने रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फिलहाल हम लोग चिकित्सालय लोहाघाट में हम लोग सभी लोग आए थे। यहाँ के चिकित्सा अधिकारी राठी जी के द्वारा पूरे स्थल का मुझे भ्रमण कराया गया और साफ़ सफाई और इसके अतिरिक्त उपकरण और जो बिल्डिंग्स हैं, स्थापनाएँ हैं, उसका सुदृढ़ीकरण इस सब के संबंध में बताया गया। साथ ही यहाँ कुछ विशेषज्ञों की मांग की गई, जिसके लिए अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ पे व्यवस्था, जैसे ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, ये अवगत किया गया, तो उसकी व्यवस्था के हम लोग उसकी व्यवस्था यहाँ पे कराएंगे। और इसके अलावा कुछ यहाँ के पानी का स्रोत की बात हो रही थी, तो पानी की भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बंद पड़ा हुआ है, उसको फिर से चालू करने के लिए कार्य के विषय में बताया गया। इसके अलावा एक BHU यूनिट बननी है, ब्लॉक हेल्थ यूनिट बननी है, उसके लिए भी जो स्थल है उस पर चर्चा की गई। तो और इसका जो बाउंड्री है जो हमारे चिकित्सालय का, उसकी बाउंड्री के लिए भी आग्रह किया गया।
इसके लिए तहसीलदार साहब यहाँ पर आए थे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सुनिश्चित की जाएंगी, सेवाएं उपलब्ध की जाएं और लोगों को, आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। उसके लिए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आज जो है हम लोग इंजीनियर से और प्लस हमारे जो तहसील स्टाफ है उनसे बाउंड्री डिमार्केशन ये भी कराएंगे और विशेषज्ञ की तैनाती के लिए भी आज ही प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 14 दिन बाद खुलते ही रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। इससे यात्रियों के साथ ही चालक और परिचालकों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। लंबे समय तक बंद सड़क से लोहाघाट डिपो को करीब 30 लाख का नुकसान हुआ। आज से दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी और बरेली रूटों के लिए बसें फिर से चलने लगेंगी। रोडवेज कर्मियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षित और नियमित यात्रा के लिए रोडवेज बसों का उपयोग करें। वो तो 29 तारीख से बाद 29 अगस्त से जो हमारे परिवहन निगम की बसों का पहिया लगभग एकदम रुक जैसा गया, क्योंकि 16 में जो आपदा आई भूस्खलन के कारण अभी तक बसों का संचालन नहीं हुआ था। कल शाम को मात्र एक बस जब सूचना प्राप्त हुई कि बसें जो संचालित कर दी जाए तो हमारे द्वारा यहाँ से भेजी गई और आज भी जो बसें जा रही हैं उनमें यात्री कम ही मिल रहे हैं। लगभग जो हमें पर डे के 2.5 से 3 लाख लगभग पर डे का एवरेज का हमारा जो नुकसान हुआ है, तो इस तरह से लगभग 42 लाख रुपए के नुकसान में हम अभी तक पहुंच चुके हैं। हाँ, बिल्कुल NH खुलने से राहत मिली है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो रुके हुए यात्री थे वो अब हमें जो पुनः मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यात्रियों के बीच में जो हमारी निगम की बसों के प्रति अविश्वास के बसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं वो था, अब वो पुनः जागृत होगा कि हम जो प्रत्येक आदमी को यहाँ आश्वस्त करेंगे कि हम जो पूर्व की भांति बसें भेजते रहेंगे। धन्यवाद। क्या बताएं, ये रोड की वजह से सभी दिक्कत ही तो हो रही है जहाँ तहाँ ना, इसलिए हमें अच्छा लगा जो कि रोड खुल गई तो बढ़िया लगा, जो कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं चल रही हैं तो बहुत खुशी की बात है। ये ऐसे रोड बंद ना हो तो बढ़िया चलेगा जो भी है। तो राहत मिली इस समय बहुत राहत मिली है यात्रियों को, वो कह भी रहे हैं रोड खुल गई अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करके उनको लोहाघाट चंपावत आना पड़ रहा था। तो उधर से आ रहे थे वो सिफ्टी साइड से पूना भी अमोड़ी होते हुए वहाँ निकल रहे थे अमोड़ी में। उसके बाद जो है तो जो रोड खुल गई तो इस हिसाब से अब जो है तो बहुत राहत मिली है पैसेंजर भी। 11 सितंबर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान 1982 से अब तक वनों और वन्य जीवों की रक्षा में शहीद हुए 35 से अधिक वन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने कहा कि जंगल आज इन वीरों के साहस और बलिदान से सुरक्षित है। कार्यक्रम में वन अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने शहीद वन कर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। देखिए, हर साल 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि हमारे जो वन कर्मी हैं जो कि ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुए हैं उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके जो कार्य रहे हैं उनको नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। आज इसी के उपलक्ष्य में पूरे वेस्टर्न सर्किल के स्टाफ और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के स्टाफ ने हमारे जो धनगढ़ी गेट पे शहीद स्मारक है वहाँ पर पहले पुष्पांजलि अर्पित की गई, 2 मिनट का मौन रखा गया उनकी याद में और फिर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने एक डिस्कशन किया है। हमारा उद्देश्य है कि जो उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने जो अपनी शहादत दी है हमारे वन एवं वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर हम हर साल उनको नमन कर सकें, उनको याद रख सकें। देखिए, अगर पूरे विश्व की बात करें तो भारत में जो वन कर्मी हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है वन एवं वन्य जीव और पर्यावरण की प्रोटेक्शन के लिए, वो बहुत बड़ा नंबर आता है। हमारे यहाँ भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी आप जानते हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्य जीवों के प्रोटेक्शन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। साथ ही जो पूरा वेस्टर्न सर्किल है, जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर पेड़ों की कटान रोकने के लिए खनन में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पर कई लोग मारे जाते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। 嗯。अपनों को करीब लाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पर नमकीन को जनपद उधम सिंह नगर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत पूरे जिले में साफ सफाई और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जनपद के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश सासनी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल और NHAI के अधिकारियों के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल पूरे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के दौरान जनपद उधम सिंह नगर में महिलाओं की सुरक्षा के अलावा गांवों, शहरों और साफ सफाई की व्यवस्था को प्रमुख लक्ष्य में रखा गया। प्रमुख विकास अधिकारी ने बताया कि सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जनहित के कार्य किए जाएंगे, जिसमें पूरे जनपद में स्वच्छता के कार्य प्रमुख तौर पर शामिल होंगे। अच्छा, आप हैं कर पाएंगे तो कहीं है कि उसका वहीं से जा रहा है क्योंकि हमारी कौन सी हेल्थ फैसिलिटी, और हाँ ऐसा भी नहीं कि ऑक्सीजन प्लांट की तरह हो जाए हमारे लगा दें। और अभी तक एसडीएम की आज डीजीसी की एक मीटिंग थी और यहाँ पे हमारी समस्त जो भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो अपन लोकल बॉडीज हो, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हो, सब प्रेजेंट थे। आज काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई है। जैसे कि हम सबसे पहले बताएं कि हमारे जो यहाँ जनपद में जितने भी एसटीपी प्लांट्स बन रहे थे, उनके क्रियान्वयन के ऊपर चर्चा हुई, उनकी एफिकेसी के ऊपर चर्चा हुई। जितनी हमारी यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो फीकल स्लज ले जाती हैं, उनके ऊपर जीपीएस लगाने की कार्रवाई के ऊपर चर्चा हुई है। इस पे हमारी तरफ से यूएलबीज लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जितनी भी हमारी प्राइवेट गाड़ी है उसकी भी जीपीएस उस पर लगाया जाएगा, इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, सो दैट जो भी हमारे प्लांट्स नए बने हैं सारा व्हीकल स्लग उसमें जाए और प्रॉपर्ली ट्रीट होके ही ये निकले, जिससे कि हमारे रिवर्स पवित्र रहे। हमारे जो लेगेसी वेस्ट है, जो हमारे सीटीयूज क्लीनिनेस टारगेट यूनिट्स हैं, उसके ऊपर भी काफी चर्चा की गई है। और जो आने वाले समय में जो स्वच्छता पखवाड़ा होगा जिसमें हमारे विभागों द्वारा कार्रवाई की जाएगी, उसमें भी काफी चर्चा की गई है। एंड आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी हमारी डायरेक्शंस गई है, इससे हमारे पूरा उधम सिंह नगर को स्वच्छ बनाने में बहुत गति मिलेगी। धन्यवाद। इससे देखिए हमारे यहाँ से लगातार पखवाड़े चलाए जाएंगे। गांधी जयंती तक आप जानते हैं कि हर साल की एनुअल एक्टिविटीज रहती है, तो स्वच्छता पखवाड़ों में हमारे द्वारा जितने भी हमारे ये ऐसे एरियाज जो स्पॉट्स रहते हैं जहाँ पे लगातार हमें कूड़ा कई बार दिख जाता है, किन्हीं कारणों से जो दिखता है, तो उन कारणों को आइडेंटिफाई करके कैसे उन स्पॉट्स को हम ठीक कर सकते हैं, क्या हम सर्विस बढ़ा सकते हैं, क्या हम डिटरेंस के लिए पेनल्टीज लगा सकते हैं, इन सब पे चर्चा की गई है, ताकि आने वाले समय में हमें कहीं पे भी ऐसे कूड़े एकत्रित वाले स्पॉट्स ना दिखें।